Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Senmundar Sulakshna and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see standard 11th economics chapter number 4 supply. As you all know, we have already seen two parts of this chapter. So today we are here to see the part 3 of the chapter. Before moving to the today's current portion, as usual, let us have a short summarization regarding the previous portion. Previously हमने क्या देखा? Previously हमने factors affecting supply and individual demand and market इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई के बारे में डिटेल में देखा. सो लेट अस हैव अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ दिस पोर्शन. फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई. फैक्टर्स कौन से सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, इसकी दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है. एक प्राइस, दूसरा अदर देन प्राइस. कैसे प्राइस? वी हैव सीन दैट कि जब भी प्राइस चेंज होता है तो उसके साथ सप्लाई भी चेंज होता है. जैसे डिमांड के अंदर प्राइस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसी तरीके से सप्लाई के अंदर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर भी प्राइस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बट यहाँ पे एक पॉजिटिव रोल देखा जाता है. जब भी प्राइस इंक्रीज होता है तब प्रोड्यूसर सप्लाई को ज्यादा करता है प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए. इन द सेम सेंस वाइस वर्सा, जब भी प्राइस कम होता है तो प्रोड्यूसर जो है सप्लाई को कम कर देता है ताकि उसकी लॉस ना हो. इसका मतलब व्हेनेवर द प्राइस इज इंक्रीजिंग द सप्लाई विल इंक्रीज एंड whenever the price is decreasing the supply will decrease. So इस तरीके से कहीं ना प्राइस का इफेक्ट जो है सप्लाई में देखा जाता है. नेक्स्ट आता है अदर फैक्टर्स. अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अदर फैक्टर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हम जो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक का प्रोसेस लेते हैं जिसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यूज किया जाता है. इसके अंदर जब चेंज आता है तब भी सप्लाई इफेक्ट होता है. यहाँ पे सप्लाई कैसे इफेक्ट होता है? जब भी खर्चा बढ़ता है तब सप्लाई को कम कर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट 2 रुपए में बन रहा है और 4 रुपए में बिक रहा है, अभी करंटली कुछ रीजन की वजह से वही प्रोडक्ट 3 रुपए में बन रहा है बट प्राइस उसका वही 4 रुपए, यानी प्रोड्यूसर का 1 रुपए का लॉस होता है. सो इस तरीके से जब भी प्राइस बढ़ता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का उस टाइम पे, प्राइस इन द सेंस प्राइस टैग नहीं, जो बनाने का खर्चा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ता है तब सप्लाई को कम कर दिया जाता है. वही जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तब सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है. इन द सेंस यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशनशिप जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का और सप्लाई का देखा जाता है. नेक्स्ट है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. काफी बार ये देखा गया है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होता है वैसे वैसे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होता है वो भी कम हो जाता है और ह्यूज प्रोडक्शन देखा जाता है जिसे हम मास प्रोडक्शन कहते हैं. हो सकता है XYZ कंपनी हर महीने 1000 यूनिट बनाता है बट नया कोई टेक्नोलॉजी आने की वजह से अभी वो अचानक से एक ही महीने में 1 लाख यूनिट बनाता है तो उस टाइम पे सप्लाई ज्यादा देखा जाएगा. वही अगर टेक्नोलॉजी में कोई इश्यू आ रहा है और कम होता है तो उस टाइम पे सप्लाई कम देखा जाएगा. इन दिस सेंस वी कैन से दैट जब सप्लाई जो है प्रोडक्शन ज्यादा हो टेक्नोलॉजी की हेल्प से तब सप्लाई ज्यादा होता है और टेक्नोलॉजी की हेल्प से जब प्रोडक्शन कम हो तब सप्लाई कम देखा जाता है. लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद नेक्स्ट आता है फ्यूचर एक्सेप्टेड प्राइस. रिलेटेड टू द फ्यूचर हम क्या प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं, नॉट द कंज्यूमर, द प्रोड्यूसर. अगर प्रोड्यूसर को लगता है फ्यूचर में उसका जो गुड्स है उसकी प्राइस बढ़ सकती है तो वो अभी प्रेजेंट में उसका जो सप्लाई है उसको कम कर देगा. फॉर एग्जाम्पल अभी उसका प्रोडक्ट 10 रुपीज में बिक रहा है, उसे लगता है कि फ्यूचर में वो 12 रुपीज में बिक सकता है तो वो क्या करेगा, अभी सप्लाई को कम करेगा, फ्यूचर के लिए स्टॉक करेगा और जैसे 12 रुपए हो तब ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा. सो इस तरीके से फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ सकता है ये प्रोड्यूसर को लगे तो सप्लाई अभी डिक्रीज कर दिया जाता है. वही अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में उसकी प्रोडक्ट का भाव कम हो सकता है तो उस पोर्शन में वो क्या करेगा, तो वो सप्लाई को डिक्रीज करने की जगह इंक्रीज कर देगा कि फ्यूचर में तो मुझे लॉस हो सकता है, इससे अच्छा अभी के भाव में मैं ज्यादा बेच देता हूँ. ये कॉन्सेप्ट के साथ वो
क्या करेगा, कहीं ना कहीं सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। सो फ्यूचर प्राइस में के रिलेटेड भी सप्लाई में कहीं ना कहीं एक इफेक्ट देखा जाता है। इसके बाद लास्ट पोर्शन आता है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करते तो अदर फैक्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं नंबर ऑफ सेलर्स का बढ़ जाना, कंपटीशन लेवल बढ़ना, हमारी जो रिलेशनशिप है वो आजू बाजू के इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा नहीं होना, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आना, ये सारी रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी पोर्शन की वजह से हमारा सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अगर सप्लाई के अगेंस्ट सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रहा है और हमारे नेबर्स के साथ, इंडस्ट्रियल नेबर्स के साथ हमारा अच्छा नहीं बन रहा है, वो जानबूझ के प्राइस कम करके ज्यादा बेच रहा है, तो उस टाइम पे हमारा सप्लाई कम हो जाता है। वही अगर हमारा पॉजिटिव एटमोस्फियर दिखता है सप्लाई के साथ, तो उस टाइम पे हम सप्लाई को इंक्रीज करके करते। सो ये पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई। इसके बाद हमने जो है इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई के बारे में देखा। व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई? इंडिविजुअल सप्लाई मतलब जब एक पर्टिकुलर फर्म उसका सप्लाई के बारे में डिटरमाइन करता है, उसे इंडिविजुअल सप्लाई बोला जाता है। वही मार्केट सप्लाई मतलब वैसे ही और जितने फर्म्स है वो सारे मार्केट के अंदर कितना सप्लाई दे रहा है, उसे मार्केट सप्लाई बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि फर्म ए को हमने लेस कंपनी को कंसिडर किया और फर्म बी को हमने बालाजी। अगर लेस कंपनी कितना एक महीने में सप्लाई करता है अलग अलग रेट में, उसे इंडिविजुअल सप्लाई बोला जाएगा। उसी तरीके से बालाजी कितना करता है, एक पर्टिकुलर बालाजी का देखेंगे तो उसे इंडिविजुअल बोला जाएगा। बट लेस और बालाजी दोनों ही चिप्स है, मार्केट में चिप्स की सप्लाई कितना है ये देखेंगे तो उसे मार्केट सप्लाई बोला जाएगा। इसका एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल भी हमने देखा जिसके अंदर हमने अलग अलग प्राइस देखा। प्राइस की स्लैब कुछ इस तरह से 10, 20, 30, 40 एंड 50 प्राइस चेंज होता है, तो उस टाइम में फर्म ए और बी में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है और टोटली मार्केट के अंदर उसका क्या पोर्शन देखने को मिलता है। पहले फर्म 1 को देखेंगे। जब प्राइस 10 रुपीज थी तब उस टाइम पे फर्म ए का जो सप्लाई था वो 80 था। जब वो 20 होता है तो वो 180 होता है, जब वो 30 होता है तो वो 210 होता है, जब वो 40 होता है तो वो 300 होता है और जब वो 50 होता है तब वो 400 होता है। यानी 10 रुपीज में 80 का सप्लाई देखा गया, वही 50 रुपीज में 400 का सप्लाई देखा गया था। वही जब फर्म बी की बात करते हैं, अगेन 10 रुपीज में 60 का सप्लाई देखा गया और 20 रुपीज में 100 का सप्लाई, 30 रुपीज में 180 का सप्लाई एंड 40 रुपीज में 260 का सप्लाई एंड 50 रुपीज में 300 का सप्लाई देखा जाता है। ये बात हुई पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म ए एंड बी की। बट वही मार्केट सप्लाई की बात करते तो फर्म ए एंड बी को अगर टोटल करते 10 रुपीज में जो 80 और 60 को हम टोटल करेंगे तो 140 देखने को मिलेगा। वही अगर 20 रुपीज में 100 एंड 180 को अगर हम प्लस करेंगे तो 280 उसका मार्केट वैल्यू यानी मार्केट सप्लाई देखने को मिलेगा। वही 210 एंड 180 जब 30 रुपीज था तो उस टाइम पे 420 देखने को मिलेगा। इन द सेम सेंस 40 रुपीज में जब 300 एंड 260 देखा जाता है वो 560 का टोटल मार्केट सप्लाई देखा जाता है 40 रुपीज के अंदर। 50 के अंदर 400 एंड 300 यानी 700 का मार्केट सप्लाई देखा जाता है। इस तरीके से यहाँ तक का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट तक हमने डिटेल में देखा। आज हम देखेंगे इसकी डायग्राम के बारे में, सप्लाई फंक्शन के बारे में, फिर लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में डिटेल के अंदर। सो नाउ स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर पोर्शन फ्रॉम द PDF in the further video in a very detailed manner. So students, now let us move on with the supply curve of firm A. Last time हमने उसके टेबल के बारे में डिटेल में देखा, आज हम उसके शेड्यूल के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले सप्लाई कर्व को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को टेबल वापस एक बार बताना चाहूँगी। सो फर्म ए का हम करने वाले, जब 10 रुपीज़ था तब 80 के भाव में देखा गया था, जब 20 था तब 180 का डिमांड सप्लाई देखा गया था और जब 30 था तब 240 का सप्लाई देखा गया था। वही जब 40 हुआ तब 300 का सप्लाई देखा गया और 50 में 400 का सप्लाई देखा गया। सो इन दिस सेंस 10 से जब 50 हुआ तब पोर्शन ऑफ द सप्लाई 80 से लेके 400 तक गया था। तो सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए हमें वाई एक्सिस बनाना है, फिर एक्स एक्सिस बनाना है। सो वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, अगेन आई एम मेकिंग इट आउट, वाई एक्सिस
एंड एक्स एक्सिस ये बनाने के बाद पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमने फिक्स किया। प्राइस को हम y में लगाएंगे, तो प्राइस की क्लास हम 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 का स्लैब देंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले जो है डिमांड, यानी कि डिमांड की जगह आप सप्लाई देख रहे हैं तो सप्लाई का पोर्शन इंडिकेट करना है। तो सप्लाई हमें 100, 200, 300, 400 एंड 500, एक क्लास ज़्यादा, दोनों में प्राइस में भी 60 और सप्लाई में भी 500 का हमने ज़्यादा लिया। जब 10 रुपीज़ था तब कितना देखा गया था, तो 80 देखा गया था। तो 80 के अंदर हमने मिड पॉइंट करके सर्कल करके ए को इंडिकेट किया है। फिर वही जब पोर्शन ऑफ 20 हुआ तो 180 देखा गया, तो 180 को हम बी करेंगे और 180 को हम इंडिकेट करेंगे। वही जब द पोर्शन ऑफ द 30 रुपीज़, जब 30 रुपीज़ में आया तब हमारा कितना सप्लाई हुआ, तो 240 का सप्लाई देखा गया था। तो 240 को हमने सी किया। वही जब पोर्शन ऑफ 40 रुपीज़ हुआ तब 300 देखा गया, 300 के पोर्शन में ही दिया है, उसको हमने डी अलोकेट किया। वही जब 50 रुपीज़ हुआ, यानी प्राइस जब इंक्रीज़ हुआ 40 से 50, तब सप्लाई 400 का देखा गया था। सो इस तरीके से हमने ई तक, ए बी सी डी ई तक का पॉइंट अलोकेट किया। फिर इस पॉइंट को एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी में ज्वाइन किया। अब ये जो कर्व बना है, इस कर्व को सप्लाई कर्व ऑफ फर्म ए की तरह कंसिडर किया जाएगा। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ वैसे वैसे सप्लाई भी इंक्रीज हुआ, यानी ये अपवर्ड टेंड्स की ओर देखा गया है। इसका मतलब इसको हम पॉजिटिव कर्व की ओर मानेंगे। सो यहाँ पे जो है फर्म ए का डिमांड कर्व यानी कि सप्लाई का कर्व जो है वो कंप्लीट होता है। Let us move on with the firm B. सो फर्म बी का यहाँ पे दिया गया है सप्लाई ऑफ फर्म बी का सेम अगेन हमें यहाँ पे जो है बी फर्म का जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ वैसे वैसे डिमांड में क्या देखा गया, यानी सप्लाई में क्या चेंजेस देखा गया है, उस पोर्शन के ऊपर हम डिटेल में देखने वाले। तो सप्लाई कर्व को देखने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने वाई एक्सिस, फिर हमने एक्स एक्सिस बनाया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वाई में सबसे पहले प्राइस अलोकेट होगा और एक्स में जो है सप्लाई अलोकेट किया जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट उसमें होता है और डिपेंडेंट जो है एक्स में देखा जाता है। सो वाई में हमें प्राइस अलोकेट करने के लिए क्लास डिफरेंसेस 10 का 10, 20, 30, 40, 50 तक का दिया गया, बट हम एक क्लास ज़्यादा 60 तक लेंगे। वैसे ही हमें यहाँ पे अगर हम डिमांड की जैसे सप्लाई को देखें तो सप्लाई का बी फर्म का 60 से शुरू होता है और 300 पे एंड होता है। तो हम यहाँ पे 50 का डिफरेंस लेंगे, 50, 100, 150, 200, 250, 300 एंड 350 एक क्लास ज़्यादा तक हम कंसिडर करेंगे। जब 10 रुपीज़ था तब उसका सप्लाई ए में 60 तक देखा गया है। तो सबसे पहले हमने 60 पे ए को अलोकेट किया। 20 रुपीज़ में 100 हुआ, यानी जब 20 रुपीज़ में प्राइस रेज हुआ तो 100 हुआ, जो हमने 100 वहाँ पे बी अलोकेट किया। वही जब द पोर्शन ऑफ 30 रुपीज़ हुआ, 30 रुपीज़ के पोर्शन में हमें 150 से लेके 200 के बीच में 180 देखा गया, जिसे हम सी अलोकेट करेंगे। आफ्टर दैट जब 40 रुपीज़ हुआ तब 260 का देखा गया है और वही जब 50 का हुआ तब 300 का देखा गया है। सो इस तरीके से हमने ए बी सी डी ई को एलोकेट कर दिया। अब इसकी रे को हम जब ज्वाइन करेंगे सप्लाई कर्व को, तो ये कर्व भी आप देखो तो जैसे जैसे प्राइस राइज हो रहा है वैसे वैसे अपवर्ड राइजिंग की ओर देखा जाता है। इसका मतलब प्राइस राइज के साथ सप्लाई इंक्रीज होता है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने को मिलता है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द मार्केट सप्लाई। ठीक है, मार्केट में सप्लाई कर्व का क्या पोर्शन है इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। मार्केट सप्लाई कर्व के लिए अगेन हमें वाई एक्सिस बनाना है, एक्स एक्सिस बनाना है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन को हम एलोकेट करेंगे। अब प्राइस जो है वो वाई में इंडिकेट होगा और सप्लाई जो है वो एक्स में इंडिकेट होगा। सो प्राइस जो वाई में दिया जा रहा है, प्राइस तो चेंज नहीं हो रहा है, 10,
20, 30, 40, 50 और एक क्लास ज़्यादा 60 तक हम लेंगे। बट अब मार्केट सप्लाई दोनों की टोटल, ए और बी की फर्म की टोटल फर्स्ट में ही 80 + 60 यानी कि 140 देखा जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम 200 की डिफरेंस ले रहे हैं। तो स्लैब हम 200, 400, 600 तक ले रहे हैं और एक्स्ट्रा हम 800 एक ले सकते हैं। यहाँ पे लिया नहीं है, बट आप लोग ले लोगे तो उसमें कोई गलती देखा नहीं जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 रुपीज़ में हमें कितना मिला, तो 140, तो उसे हमें एक कर्व की तरह दिखाना है। उसके बाद जो है सेकेंड बी को अलोकेट करेंगे। 20 में 180 देखा गया था, नहीं, कितना देखा गया था, 180 + 100 यानी 280। सो बी को 280 में अलोकेट करेंगे। 30 रुपीज़ में 410 हुआ था, तो उसको हम सी अलोकेट करेंगे। 40 रुपीज़ में जो है 580 हुआ था, जिसे हम डी करेंगे। और 50 रुपीज़ में 600 के अबाव यानी 700 देखा गया था, जिसे हम ई एलोकेट करेंगे। तो इसको अगेन हम कनेक्टिविटी पे लाएंगे। तो ये जो मार्केट सप्लाई कर्व भी जो है डिमांड के से बढ़ता जा रहा है। जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे ही सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है। मार्केट में जब एक फर्म का प्राइस इंक्रीज से सप्लाई इंक्रीज होता है तो टोटल मार्केट में उस एक फर्म की इफेक्ट में भी पूरे मार्केट में भी प्राइस इंक्रीज के साथ सप्लाई इंक्रीज देखा जाएगा। सो यहाँ पे मार्केट सप्लाई कर्व कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो एस करके इंडिकेट किया है, यानी कि ये मार्केट सप्लाई कर्व है, ये बताया गया। सो इस तरीके से डायग्राम ऑफ इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई कर्व यहाँ पे फिनिश होता है। यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के जैसे हमने डिमांड में इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड देखा था, वैसे ही सप्लाई के अंदर भी इंडिविजुअल फर्म का सप्लाई और ओवरऑल मार्केट के सप्लाई के डायग्राम के साथ हमने ये पोर्शन को यहाँ कंप्लीट किया है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर पोर्शन, जो कि सप्लाई फंक्शन है। आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली। Supply function specifies a functional mathematical relationship between supply of a good and its determinants. It represents that the supply of one good is determined by many factors. In other words, supply function is a mathematical representation of the relationship of goods of a good with its determinants. Sx is equal to f bracket px t P, F, PE and U. Here Sx is equal to supply of X commodity. F is equal to functional notation. Px is equal to price of X commodity. T is equal to level of technology. Pf is equal to factor price. PE is equal to expectation regarding future price. U is equal to other price. So जैसे हमने डिमांड का फंक्शन देखा मैथमेटिकल नोटेशन, वैसे ही यहाँ पे सप्लाई का मैथमेटिकल नोटेशन दिया गया है। सप्लाई फंक्शन का मतलब मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में देखा जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग और सप्लाई के बीच में जो रिलेशनशिप मैथमेटिकली एनालाइज किया जाता है उसे सप्लाई फंक्शन बोला जाता है। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि पर्टिकुलर एक गुड का जब सप्लाई होता है तो कौन से फैक्टर्स के वजह से, कौन से डिटरमाइंड फैक्टर्स की वजह से ये सप्लाई जो है चेंज होता हुआ नज़र आता है। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं कि सप्लाई का जो फंक्शन है ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देता है एक रिलेशनशिप का जो सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स के साथ देखा जाता है। इन शॉर्ट अगर हम सीधे शब्द में बात करें तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से सप्लाई में क्या इम्पैक्ट गिरता है, ये पोर्शन सप्लाई फंक्शन हमें बताता है। सो फॉर्मूला की अगर हम बात करते तो Sx इज इक्वल टू एफ पी एक्स टी पी एफ पी ई एंड यू, जहाँ पे Sx का मतलब सप्लाई ऑफ X कमोडिटी, एक पर्टिकुलर कमोडिटी का सप्लाई किया है। F का मतलब फंक्शनल नोटेशन, Px का मतलब उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, X का प्राइस क्या है, T मतलब लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, Pf मतलब फैक्टर्स प्राइस मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, PE का मतलब एक्सेप्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस एंड U का मतलब अदर फंक्शन। फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल जो फैक्टर अफेक्टिंग में प्राइस,
लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक्सेप्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, अदर फैक्टर्स। ये सारे पोर्शन को कंक्लूड करके उसका जो आंसर आएगा उसे सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी माना जाएगा। एफ का मतलब फंक्शनल नोटेशन, यहाँ पे सप्लाई का फंक्शन कंप्लीट होता है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द लॉ ऑफ सप्लाई। सो लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या? जैसे डिमांड का एक लॉ था, जब प्राइस चेंज होता है उसी रीज़न के वजह से जब सप्लाई डिमांड चेंज होता है उसे क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ डिमांड। उसी तरीके से यहाँ पे जब सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होता है उस रीज़न के वजह से जब सप्लाई चेंज होता है उसे लॉ ऑफ सप्लाई बोला जाता है। सो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट carefully, then we will discuss about it in a very detailed manner. We understood that demand is always stated as a particular price. Supply is also stated at a particular price. When all other factors affecting supply are assumed to be constant, as price increases, supply expands, and as price decreases, supply contracts. Thus, there is a positive relationship between price and supply, and this relationship is called law of supply. Let us understand the assumption of law of supply. So, सबसे पहले जैसे हमने टॉपिक शुरू करने के पहले ही डिस्कस किया था, इन द सेम मैनर, जैसे डिमांड पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जब प्राइस चेंज होता है तभी उसका डिमांड चेंज होता है, तो उसे लॉ ऑफ डिमांड बोला जाता है। उसी तरीके से सप्लाई के अंदर भी जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है उस रीज़न के वजह से सप्लाई में भी चेंजेस देखा जाता है, तो उसे लॉ ऑफ सप्लाई माना जाता है। बाकी के सारे फैक्टर्स यानी कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूचर प्राइस की एक्सेप्टेशन और अदर फैक्टर्स, ये चारों फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है। और उस रीज़न के वजह से जब सप्लाई बढ़ता है या कम होता है, जैसे कि प्राइस इंक्रीज़ होता है तो सप्लाई इंक्रीज़ होता है, जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम होता है। सो इस पोर्शन को कहीं ना कहीं जो है लॉ ऑफ सप्लाई बोला जाता है। प्राइस और सप्लाई का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है, और इस रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा। एजम्पशन का मतलब कौन सी सारी चीज़ें चेंज ना होते हुए, सिर्फ प्राइस के चेंज होते हुए सप्लाई का चेंज होना लॉ ऑफ सप्लाई माना जाता है, इसे लॉ एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई बोला जाता है। सो लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। Assumptions of law of supply. Law of supply rests on certain assumption. There are several factors affecting supply of a good at a particular point of time beside price. However, the law of supply assumes the effect of all factors other than price as constants on the supply at a given point of time. Actually, some of the factors can be a more exacting influence on supply than price. However, we assume these to be constant. Some important assumptions of law of supply are: number 1, price of factor of production remain constant. There is no change in the prevalent state of technology. Level of competition remains the same. In other words, number of sellers in the market remains the same. Expectations regarding future price are ignored, held constant. Other factors like government policies, transportation facilities, natural factors, etc. remain constant. सो एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करते हैं, सो लॉ ऑफ सप्लाई भी कुछ एजम्पशन में काम करता है, जैसे कि बहुत सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं सप्लाई को अफेक्ट करता है पर्टिकुलर टाइम पे। प्राइस के अलावा इन द सेंस लॉ ऑफ सप्लाई कहीं ना कहीं बहुत सारे अलग फैक्टर्स में देखे जाते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का चेंज होना, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का चेंज होना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होना, या अदर फैक्टर्स का चेंज होना। फ्यूचर में प्राइस चेंज हो सकता है, ऐसे कॉन्सेप्ट में भी सप्लाई चेंज होता है। जब ये सारी चीज़ें सेम हो, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुआ, जो है फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा ऐसा हमने सोचा नहीं, कोई अदर फैक्टर्स चेंज नहीं हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज हुआ हो और उस वजह से सिर्फ सप्लाई में चेंज देखा जाता,
तो उसे लॉ ऑफ सप्लाई बोला जाता है। अदर फैक्टर्स में क्या ज़्यादातर इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई को मोर देन प्राइस के अलावा और कौन से फैक्टर सप्लाई को इफेक्ट करता है वो कांस्टेंट है, ये मानने के बाद सिर्फ प्राइस चेंज होने की वजह से जो सप्लाई चेंज होता है उसे लॉ ऑफ सप्लाई बोला जाता है। सो इम्पॉर्टेंट एजम्पशन की अगर हम बात करते तो यहाँ पे 5 एजम्पशन दिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बोला जाता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो खर्चा है उसमें कोई चेंज नहीं आया। पहले भी प्रोडक्ट 8 रुपये में बन रहा था, अभी भी 8 रुपये में बन रहा है, फिर भी सप्लाई में चेंज है तो मतलब प्राइस की वजह से है, ये देखा जाता है। देयर इज़ नो चेंज इन द प्रिविलेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे प्रीवियसली जो टेक्नोलॉजी था वही टेक्नोलॉजी अभी भी हो रहा है, फिर भी सप्लाई में चेंज देखने को मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से देखने को मिल रहा होगा। थर्ड वन, लेवल ऑफ कंपटीशन रिमेन्स द चेंज, इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ सेलर इन द मार्केट रिमेन्स द चेंज। प्रीवियसली भी 2 ही कंपनी थे, आज भी 2 ही कंपनी, यानी हमारी कंपटीशन पहले भी 2 लोगों के साथ थी, आज भी 2 ही है, फिर भी सप्लाई हमारा चेंज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ सेलर तो सेम ही है मार्केट में, अब फिर भी अगर सप्लाई चेंज हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से हुआ होगा, ये माना जाता है। एक्सेप्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस आर इग्नोर और एल्ड कॉन्सेंट, हमें कोई दो राय नहीं है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा। अभी जो प्राइस है इसी प्राइस में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी सप्लाई अभी के प्राइस चेंज होने की वजह से भी चेंज होता हुआ नजर आता है। फिफ्थ पॉइंट, अदर फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, नेचुरल फैक्टर्स एक्सेट्रा रिमेन कॉन्सेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई चेंजेस नहीं आया, ट्रांसपोर्टेशन खर्चे में कोई चेंजेस नहीं आया, नेचुरल फैक्टर्स रॉ मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं आया, ये सारी चीज़ें पहले जैसे था वैसे ही आज भी है, फिर भी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसे कहीं ना कहीं क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ सप्लाई के एजम्पशन में फिफ्थ पॉइंट में कंसिडर किया जाता है। यहाँ एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई कंप्लीट होता है। हमने ये डिटेल में देखा कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होता है, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होता है, कंपटीशन नंबर ऑफ सेलर में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं देखा जाता है, फ्यूचर प्राइस के बारे में हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ या नेचुरल फैक्टर्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, ये पाँचों के में कोई चेंजेस नहीं है, फिर भी प्राइस में जब चेंज होता है उस रीज़न की वजह से सप्लाई जब इंक्रीज या डिक्रीज होता हुआ नज़र आता है उसे लॉ ऑफ सप्लाई बोला जाता है, ये यहाँ पे क्लियर होता है। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द ब्रीफ समराइजेशन ऑफ द पोर्शन दैट वी हैव सीन टुडे। So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. आज हमने जो है शेड्यूल ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई के बारे में डिटेल में देखा, उसके बाद हमने सप्लाई फंक्शन के बारे में देखा एंड वी हैव सीन अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई एंड द assumption of law of supply in a very detailed manner. I hope you all have understood the portion in a very well manner. Now let us have a short summarization of the topic that we have seen. So सबसे पहले हमने कैसे डायग्राम बनाना है उसके बारे में देखा। इंडिविजुअल सप्लाई के लिए हमने सबसे पहले फर्म ए का जो है शेड्यूल बनाया। फर्म ए का शेड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लिया, पॉइंट ऑफ ओरिजिन लिया, प्राइस हमने वाई में रखा और सप्लाई हमने एक्स में रखा। प्राइस की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 10, 20, 30, 40, 50 पर एक क्लास ज्यादा 60 तक हमने लिया। अब ओवरऑल सप्लाई की अगर हम बात करते तो सप्लाई जो 10 रुपीज में 80 से शुरू होता है और 50 में 400 तक देखा जाता है, तो हमने 100 का डिफरेंस लिया, 100, 200, 300, 400, एक क्लास ज्यादा 500 तक हमने लिया। 10 रुपीज में 80, 20 में 180, 30 में 210, 40 में 300 एंड 50 में 400। इस तरीके से हमने ABCDE तक एलोकेट किया। एलोकेट करने के बाद हमने उस रे को ज्वाइन किया जो कि एक अपवर्ड टेंडिंग रे दिख रहा था। इसका मतलब प्राइस जैसे बढ़ रहा है उसके साथ साथ सप्लाई भी बढ़ रहा है फर्म ए का। उसके बाद हमने फर्म बी का डायग्राम बना। फर्म बी के डायग्राम में सेम मेजरमेंट हमने लिया, स्केल वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई में हमने प्राइस रखा और एक्स में हमने सप्लाई रखा। प्राइस का जो पोर्शन है वो
10 to 60 तक सेम हमने एलोकेट किया, बट सप्लाई का जो पोर्शन है यहाँ पे वो 80 से शुरू होता है और 300 में कंप्लीट होता है, इसीलिए 60 से शुरू होने के रीजन की वजह से हम उसको 50 में एलोकेट करते। 50, 100, 150, 200, 250, 300 एंड 350 तक का हमने एक्स्ट्रा 1 स्केल तक का पोर्शन लिया। ये पोर्शन लेने के बाद 10 रुपीज में 60, 20 रुपीज में 100, 30 रुपीज में 180, 40 रुपीज में 260 एंड 50 रुपीज में 300। इस तरीके से A, B, C, D, E तक का पॉइंट हमने एलोकेट किया। फिर ये सारे चीजों को कनेक्ट किया। जब हम A टू E को कनेक्ट करते हैं तो फर्म B का सप्लाई कर्व का जो पोर्शन है वो रेडी होता है। इवन ये भी एक अपवर्ड टेंडेंसी में देखा जाता है। इसका मतलब प्राइस जैसे बढ़ रहा है साथ साथ सप्लाई भी बढ़ रहा है। अब ये दोनों को प्लस करके मार्केट सप्लाई यानी टोटल A और B को टोटल करके जो आंसर आता है उसका सप्लाई का हमें एक कर्व बनाना है जिसे हम मार्केट सप्लाई बोलते हैं। अगेन द पोर्शन ऑफ द डायग्राम हमें कैसे बनाना है, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाना है। फिर वाई एक्सिस में हमें प्राइस एलोकेट करना है और एक्स एक्सिस में हमें जो है पोर्शन ऑफ सप्लाई करना है। बट यहाँ पे अगेन क्लास वेरीफाई करते टाइम हमें थोड़ा अलग करना है। 10 to 60 तक का प्राइस तो सेम जाएगा, बट सप्लाई के अंदर हमने ये नोट किया कि स्टार्टिंग में ही 140 से शुरू होता है और एंडिंग 700 तक होता है, तो हम 200 का डिफरेंट क्लासेस लेते हैं। 0 to 200, फिर 400, 600 और 800 का हम स्लैब लेते हैं। ये स्लैब लेने के बाद सबसे पहले 10 रुपीज में कितना था तो 140, और 20 रुपीज में कितना था तो 280, 30 रुपीज में 420, 40 रुपीज में 560 एंड 50 रुपीज में 700। तो A, B, C, D, E को जब हमने एलोकेट किया, अब A to E के कर्व को जब हम ज्वाइन करते इसे SS डिनोट किया जाता है यानी कि सप्लाई कर्व। तो ये भी एक अपवर्ड टेंडेंसी में देखा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे भी प्राइस जैसे बढ़ रहा है मार्केट के अंदर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसका सप्लाई जो है ओवरऑल बढ़ता हुआ नजर आता है। यहाँ पे खत्म होता है हमारा इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। सो हमने यहाँ पे ये इवेल्युएट किया कि प्राइस के बढ़ने के साथ जो है सप्लाई भी बढ़ता है और उसका वाइस वर्सा देखा जाता है। फिर हमने सप्लाई फंक्शन देखा। जैसे हमने डिमांड के अंदर एक मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए डिमांड नोटेशन, मैथमेटिकल रिलेशनशिप वाला एक नोटेशन देखा, उसी तरीके से सप्लाई के अंदर भी हमें एक मैथमेटिकल नोटेशन दिया गया है जिसके अंदर फॉर्मूला कुछ ऐसा है, Sx इज इक्वल टू F Px, T, Pf, Pe एंड U। तो यहाँ पे वेरस S का मतलब सप्लाई ऑफ X कमोडिटी, जिसके अंदर F जो है वो फंक्शनल नोटेशन है। फिर जो Px है प्राइस ऑफ दैट X कमोडिटी, T का मतलब लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, Pf का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, Pe मतलब फ्यूचर एक्सेप्टेड प्राइस एंड U मतलब अदर पोर्शंस यानी अदर फैक्टर्स। सो ये सारे पोर्शन को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उसे हम Sx यानी सप्लाई फंक्शनल नोटेशन मानते हैं। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिससे हमें फंक्शंस के बारे में अच्छे से समझ में आ सकता है। यहाँ पे सप्लाई फंक्शन नोटेशनल कंप्लीट होता है। इसके बाद हमने लॉ ऑफ सप्लाई देखा। व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई? लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब अगेन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने के वजह से सप्लाई में जो चेंज देखा जाता है उसे लॉ ऑफ सप्लाई माना जाता है। जैसे डिमांड के अंदर प्राइस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, वैसे ही सप्लाई के अंदर भी प्राइस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब बाकी के सारे फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस आता है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आता है, अदर पोर्शंस आता है, ये सारे चीजें सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंजेस आया। और प्राइस में चेंज आने की वजह से जो पोर्शन सप्लाई में चेंज का देखने को मिलता है उस पोर्शन को लॉ ऑफ सप्लाई माना जाता है। उसके बाद हमने एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई देखा। एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई में कौन से डिटर्मिनेंट्स के कांस्टेंट होने से और सिर्फ प्राइस के चेंज होने से हमें उसे लॉ ऑफ सप्लाई बोलने को होता है, इस पोर्शन के बारे में हमने डिटेल में देखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ सप्लाई की जो एजम्पशन है ये हमें क्लियरली ये बताता है कि ये सारी चीजें ऐसी की ऐसी रहेगी, सिर्फ
सिर्फ प्राइस चेंज होगा तो उसे लॉ ऑफ सप्लाई बोला जाता है, ऐसा हम एज्यूम करते। तो एजम्पशन में फर्स्ट पॉइंट ये था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हम मटेरियल बनाते हैं उसका जो खर्चा होता है उस खर्चे में कोई चेंजेस नहीं आया, फिर भी सप्लाई में चेंज दिख रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्राइस के वजह से देखा जाता है। सेकेंड जो है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया, प्रीवियस टाइम भी वही टेक्नोलॉजी था, अभी भी वही टेक्नोलॉजी है, फिर भी सप्लाई के अंदर एक चेंज देखने को मिले तो उसे कहीं ना कहीं लॉ ऑफ सप्लाई बोला जाता है। नंबर ऑफ सेलर्स, हमारे यहाँ प्रीवियसली भी इतना ही कंपटीशन था, अभी भी इतना ही कंपटीशन है, नंबर ऑफ सेलर में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं देखा जाता, फिर भी सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज देखा जाता है तो वो सिर्फ प्राइस के वजह से देखा जाता है। उसके बाद फ्यूचर प्राइस के रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट, जो सप्लायर है यानी कि जो प्रोड्यूसर है, फ्यूचर के रिलेटेड वो कोई ओपिनियन नहीं रख रहा है, कांस्टेंट है, अभी फ्यूचर में भाव बढ़ेगा ऐसा उसको लगता भी नहीं है, कम होगा ऐसा भी नहीं लगता, वो कांस्टेंट फ्यूचर प्राइस में कांस्टेंट यही प्राइस सेम रहेगा वैसा मानता है, फिर भी सप्लाई में जब इंक्रीज एंड डिक्रीज देखा जाता है तो उसे कहीं ना कहीं लॉ ऑफ सप्लाई बोला जाता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट में हमने ये देखा कि जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी या कोई भी अदर फैक्टर्स में कोई चेंजेस नहीं आता है और सिर्फ प्राइस में जो चेंज आता है उसके वजह से सप्लाई के अंदर जो चेंजेस देखा जाता है वो लास्ट एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई की तरह माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक का टॉपिक आज हमने डिटेल में देखा। आई होप you all have understood the portion in a very well manner. Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.